Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 10th lecture on optimization. The course code is MTH374 and it's for Masters of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Right, so it's our 10th lecture and as usual a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so लास्ट एक दो लेक्चर से हमने कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट की हुई है और उसको स्टडी करने के लिए हमने एक मेथड डेवलप कर रहे हैं अपने लिटरेचर से, उसको रिवाइज कर रहे हैं और उसकी हमने एग्जांपल्स स्टार्ट की थी। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर उस मेथड का नाम है। अब कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन क्या थी, बहुत ब्रीफली इसके ऊपर हमने बहुत बात की हुई है। ऐसे प्रॉब्लम्स, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट होती है, कोई ना कोई कंडीशन होती है और आपने जो भी अपना ऑप्टिमाइजेशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, मैक्सिमम प्रोवाइड करना है या मिनिमम प्रोवाइड करना है, वो आपकी कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो आपकी कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो आपका सोल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए वैलिड नहीं होगा। अब इसमें ऑप्टिमाइजेशन और कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स बताई जिस केसेस में कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है और हमने बेसिकली ये स्टेटमेंट दी थी जो कि डेफिनेटली काफ़ी हद तक ट्रू है कि जो भी रियल लाइफ के ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें कोई ना कोई कॉन्स्ट्रेंट, कोई ना कोई फिक्स्ड रिक्वायरमेंट, कोई ना कोई कंडीशन उनमें गिवन होती है, क्योंकि जो भी रियल लाइफ के सिनारियोज होते हैं वो सब के सब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। उनमें बहुत सारे हमारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनके बगैर हमारा लेट्स से बिजनेस चल नहीं सकता या हमारी जो भी डिसीजन है वो उनके बगैर इतना फिजिबल डिसीजन नहीं होगा। इसमें मैंने एग्जांपल्स आपको दी थी। हो सकता है कि लेट्स से इन्वेस्टर के पास एक फिक्स्ड मनी हो इन्वेस्ट करने के लिए, अब उसने वही इन्वेस्ट करनी है और उसी से अपना प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ करने हैं। फिर मे बी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत शॉर्ट हो और वही प्रोडक्शन कैपेसिटी है, एक मशीन लगी हुई है वो एक दिन में इतने यूनिट्स बनाती है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती। अब उतने यूनिट्स में आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है। फिर इसी तरह मशीन तो बहुत सारे यूनिट्स बना सकती है, आपके पास वर्क फोर्स कम है, अब वर्क फोर्स जितनी है उतनी उस मशीन को चलाएगी। आप 24 आवर्स उस मशीन को रन करने के लिए आपके पास वर्क फोर्स नहीं है, तो जो अवेलेबल वर्क फोर्स है उसको कैसे यूटिलाइज़ करें कि आपके पास फिर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो जाए, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज़ हो जाए। और इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। लास्ट लेक्चर से आप दोबारा से देख लें कि बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दिए हैं कि कॉन्स्ट्रेंट कैसी हो सकती है, कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हो और अगर वैसे फ्री ऑप्टिमाइजेशन करें हम बगैर कॉन्स्ट्रेंट के, तो उन दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम में क्या फ़र्क होता है। तो ये सारी बातें हमने देखनी है। तो कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन करनी क्या है, आपने जो भी मैक्सिमम मिनिमम अपने फंक्शन का फाइंड करना है वो आपकी कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता हो, मतलब वो उस कॉन्स्ट्रेंट के ऊपर लाए करता हो। ठीक है, ये आपने हमारा ये गोल है कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन जब हम कर रहे हैं। ओके, तो अब ये कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन या कॉन्स्ट्रेंट मैक्सिमा, कॉन्स्ट्रेंट मिनिमा, ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़ाहिर है कोई मैथमेटिकल टूल चाहिए कि जब हमारे पास एक लेट्स से फंक्शन हो उसके साथ एक कांस्टेंट हो, तो उन दोनों को अगर दोनों गिवन हो तो फिर हम कौन सा ऐसा मैथमेटिकल टूल लगाएंगे कि हमारा जो हमारी ऑप्टिमाइजेशन है वो उस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, तो अब ये हमने देखा था कि जो हमने अभी तक दो टूल्स बेसिकली डेवलप किए हैं। वन वेरिएबल की ऑप्टिमाइजेशन हमने की थी कैलकुलस से, मैक्सिमम मिनिमम वन वेरिएबल का जो भी था, और इसी तरह हमने उसी को मैक्सिमम मिनिमा को टू वेरिएबल्स में किया। ठीक है, तो वो दोनों अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन के टूल्स थे ना, उसमें कॉन्स्टेंट नहीं होती थी कोई भी प्रॉब्लम की। अगर कोई कंडीशन अवेलेबल भी होती थी तो अगर हमारा टू वेरिएबल का फंक्शन था तो उसको हम वो कंडीशन यूज़ करके हम वन वेरिएबल का फंक्शन बना लेते थे, और इसी तरह थ्री वेरिएबल का फंक्शन था तो कंडीशन यूज़ करके हम उसको टू वेरिएबल का फंक्शन बना लेते। इससे ज़्यादा हम कॉन्स्टेंट के साथ वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये एक क्लासिकल टूल है जिसके थ्रू आप लग से अगर कॉन्स्टेंट गिवन हो उसमें आप वन वेरिएबल को बाकी दो वेरिएबल्स के फॉर्म में, या अगर दो वेरिएबल्स हैं तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की
फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वापस फंक्शन में पुट करें। तो ये एक क्लासिकल वे है चीज़ों को करने का, ऑप्टिमाइजेशन फाइंड करने का। लेकिन मैंने आपको बताया था कि सारे फंक्शंस जो हैं उसमें सारी कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन जो भी होंगे आपके पास, उसमें ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप वेरिएबल को, वन वेरिएबल को बाकी वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आपने मैथमेटिक्स में, कैलकुलस में इम्प्लिसिट फंक्शंस भी पढ़े हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस भी पढ़े हैं। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस में यूजुअली ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एक वेरिएबल को बाकी वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ऐसे केस में हमें फिर कोई और टूल यूज़ करना पड़ेगा। हम ये जो टूल्स हम अभी तक यूज़ कर रहे हैं वो हम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने एक वे देखा था कि लेग्रांज मल्टीप्लायर, हमने उसको कहा था कि लेग्रांज मल्टीप्लायर क्या था। एक ऐसा मेथड था जो अभी तक जो उसका वर्जन हमने देखा है कि अगर आपके पास 2 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके ऊपर एक कांस्टेंट हो, ठीक है, 2 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके ऊपर एक कांस्टेंट हो, तो आप क्या करते हैं, आप उसको फिर एक सर्टेन वे है हमारे पास जिससे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसको हमने लेग्रांज मल्टीप्लायर कहा था और वो वे क्या था वो हम आज के लेक्चर में दोबारा देखेंगे और काफ़ी सारी उसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने और एग्जांपल्स करनी है लेग्रांज मल्टीप्लायर की, ठीक है। और इसके अलावा इसके कुछ और वर्जन्स हैं, जैसे अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन हो उसके केस में क्या करेंगे, अगर कॉन्स्टेंट्स एक से ज़्यादा हो जाएं फिर क्या करेंगे, अगर लेट्स से अभी तक हमने इक्वालिटी की कॉन्स्टेंट की बात की है, अगर इनइक्वालिटी आ जाए कॉन्स्टेंट में फिर हम क्या करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है जो लेग्रांज मल्टीप्लायर्स के हवाले से हमारे पास आएंगी। ओके, तो मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको रिवाइज कर देता हूँ लेग्रांज मल्टीप्लायर क्या था। कि ये वाला वर्जन क्या है, ये एक्सट्रीमा प्रिंसिपल है, 2 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके ऊपर एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो, 2 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके ऊपर एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। इसके ये वाला वर्जन सिर्फ इसके लिए वैलिड है। अब फिर इसकी स्टेटमेंट क्या है, 2 कंडीशंस हैं इसके ऊपर। अगर आपके फंक्शंस उन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो फिर ये लेग्रांज मल्टीप्लायर का वे यूज़ नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो फिर इसके अलावा हमें कोई और टूल डेवलप करना पड़ेगा। सो वो 2 कंडीशंस क्या हैं जो इन फंक्शंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। वो कंडीशंस ये हैं कि ये एक फंक्शन होगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको आप कह रहे हैं, वो भी 2 वेरिएबल्स का है और एक उसके ऊपर कांस्टेंट है, ठीक है जी। वो भी फंक्शन है, 2 वेरिएबल्स का ही होगा। ओके, सो ये क्या है, इन दोनों के कंटिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस नहीं हैं, ठीक है, तो फिर आप इसको लेग्रांज मल्टीप्लायर को यूज़ नहीं कर सकते। अब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होने चाहिए, लेकिन कहाँ, उस रीजन में कोई ओपन रीजन होगा, ओपन सेट होगा जिसके अंदर g(x,y) कंटेन होगा। ये जो आपकी कांस्टेंट कर्व है ना, ये जिस रीजन में कंटेन है उसके अंदर दोनों के फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसका जो ग्रेडियंट वेक्टर है g का जो ग्रेडियंट वेक्टर है नेबुला g, वो 0 नहीं होना चाहिए इस कांस्टेंट कर्व के किसी भी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हमने देखी थी, आपको पता चल गया था ये कंडीशंस कैसे चेक करनी है और ये कंडीशन का क्या मतलब है। तो नेबुला g जो है वो 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, ठीक है। दूसरी बात ये, अब अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं, अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये कहते हैं कि फंक्शन f का कांस्टेंट एक्सट्रीमा, कांस्टेंट मिनिमा या कांस्टेंट मैक्सिमा आपको जिन पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा, अगर वो एग्जिस्ट करता है किसी पॉइंट x0 y0 के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर f का ग्रेडियंट वेक्टर और g का ग्रेडियंट वेक्टर दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर किसी पॉइंट x0 y0 के ऊपर फंक्शन f का एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, मिनिमा या मैक्सिमा, तो उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन f के और फंक्शन g के ग्रेडियंट वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे। तो बेसिकली आपने अब लेग्रांज मल्टीप्लायर से कोई मैथ आपने सॉल्व करना है, आपने ये पहली दोनों कंडीशंस यूज़ करनी है और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि वो सारे पॉइंट्स फाइंड कर लें जिसमें ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g दोनों पैरेलल हों, ठीक है। तो अगर दोनों पैरेलल होते हैं, ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f और ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ g, वो सारे पॉइंट्स आप फाइंड कर लें
और उन सारे पॉइंट्स में वो पॉइंट आपको चाहिए जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है कि काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर आपके ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं, लेकिन अगर वो पॉइंट्स आपके कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो फिर वो पॉइंट्स आपके लिए इंटरेस्टिंग नहीं है ना। आप तो कॉन्स्ट्रेंट एक्सट्रीमा फाइंड कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स आप फाइंड कर रहे हैं जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। जो भी मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट आपको चाहिए वो आपकी कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फिर वो सारे पॉइंट्स जिनके ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर पैरेलल हैं और जो आपकी कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं, उनके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू एवेल्युएट कर लें। तो जिसके ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमा है, और जिसके ऊपर मिनिमम वैल्यू आ रही है वो मिनिमा दे देगा आपको। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिंपल सा इसका वर्जन है इसको करने का। एग्जाम्पल्स हमने एक दो की थी, उससे आपको आइडिया हो गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि ये हमने क्या किया। आज भी एक दो एग्जाम्पल्स मैं और कर दूंगा जिससे आपकी होपफुली चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। ओके, अब इसका मैंने आपको एक अल्टरनेट वर्जन भी प्रोवाइड किया था कि आप ये ग्रेडियंट वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं या फिर आप एक लेग्रांजियन फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, एफ और जी आपके पास एफ फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और कॉन्स्ट्रेंट है जी। तो आपको लेग्रांज मल्टीप्लायर है, ये भी एग्जैक्टली वही मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ एक वर्किंग का वे थोड़ा सा डिफरेंट है। इन द एंड जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो दोनों के सेम हैं और एक मेथड दूसरे के इक्वलेंट है, तो हमने कोई नई चीज़ यहाँ पे डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर ये फंक्शंस दोनों वही लेग्रांज मल्टीप्लायर की दो कंडीशंस कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए उस रीजन में जिसमें जी कंटेन्ड हो, और इसी तरह जो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ जी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर आप एक लेग्रांजियन फंक्शन बना लेंगे। ये जो फंक्शन हमने बनाया z, इसको लेग्रांजियन फंक्शन कह रहे हैं हम। ठीक है, तो z ऑफ x y लैम्डा, x और y तो ऑलरेडी f के फंक्शन, f b c का फंक्शन है, g b नहीं दोनों का फंक्शन है, और एक नया वेरिएबल है, ये तीन वेरिएबल का फंक्शन हो जाएगा, तीसरा इसमें लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, तो f ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स वाई, ये तो आपको होपफुली याद होगा कैलकुलस से कि ये लैम्डा जो है ना इसी को लेग्रांज मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक है, ये लैम्डा जो है इसी को लेग्रांज मल्टीप्लाई कहते हैं। ठीक, ओके, तो अब ये आपने ये फंक्शन बना दिया जिसको आप लेग्रांजियन फंक्शन कहते हैं, f ऑफ एक्स वाई प्लस लैम्डा जी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो अब आपने इसका कॉन्स्टेंट एक्सट्रीमा फाइंड करना है। इस प्रॉब्लम का आप क्या करें, आप ये करें कि ये जो z है इसके तीनों फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लें। ठीक, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ठीक, ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड कर लिए। जब ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स जब जीरो होंगे तो आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे जिनके ऊपर इसका एक्सट्रीमा एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमा या मिनिमम। ठीक है, तो आप वो सारे पॉइंट्स पाएं जो जिनके ऊपर ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स तीनों एट अ टाइम जीरो होंगे, तो उन पॉइंट्स के ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू एवेल्युएट कर लें। उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मैक्सिमा है और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको मिनिमा देगा। ठीक है, तो ये आपके पास लेग्रांज मल्टीप्लायर की एक अल्टरनेट अप्रोच है जो हमने यूज़ की थी। अब इसी इन दोनों को माइंड में रखते हुए हम दो एग्जांपल्स मैं कोशिश करता हूँ और कर दूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर हम नया वर्जन लेग्रांज मल्टीप्लायर का फिर स्टडी करेंगे और उसकी एग्जांपल करेंगे होपफुली। ठीक है, तो अब ये एक और फंक्शन है, क्या है, फंक्शन f ऑफ एक्स वाई है जो कि इक्वल टू है 4xy, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका, और इसके ऊपर कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट एलिप्स बना रही है आपकी x स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब ये कॉन्स्टेंट मैंने बना दी है, ये एलिप्स है, लेट्स से ये जो मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, ये पॉइंट -3 होगा, ये पॉइंट 3 होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे 4 होगा और ये वाला पॉइंट -4 होगा। ठीक है, तो ये एक एलिप्स है, सर्कल नहीं है, तो ये आपकी कॉन्स्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और ये जो आपका 4xy फंक्शन होगा ये एक प्लेन होगा, थोड़ा सा कर्व्ड इसमें आएगा। लास्ट टाइम हमने देखा था इसका ग्राफ किस तरह का होता है। तो अब आपने इस फंक्शन f ऑफ x के एक्सट्रीमा फाइंड करने हैं, रिलेटिव मिनिमा मैक्सिमा जो इस कॉन्स्टेंट को सेटिस्फाई करते हो। ठीक है, तो ये हमारा आज ये एक और प्रॉब्लम है हमारा। अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एज इट इज़ वही चीज़ें करनी है हमने, इनके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, ग्रेडियंट वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं, और पैरेलल कब होंगे वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। कंडीशन ज़ाहिर है लेग्रांज मल्टीप्लायर की सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अब इसको कर लेते हैं हम जल्दी से। तो
हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई, कौन सा फंक्शन है 4xy, ठीक है। और जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास कौन सा फंक्शन है, जी ऑफ एक्स वाई हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 माइनस 1, ठीक है। ये एफ और जी दोनों फंक्शंस हो गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसके पार्शियल डेरिवेटिव अगर मैं कैलकुलेट करूं तो वो आपको मिल जाएगा 4y, और विद रिस्पेक्ट टू y अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो मिल जाएगा आपको 4x, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 2x ओवर 9, ठीक है, बाकी 0 हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y आएगा क्या पॉइंट है ये 2y ओवर 16, ठीक है। तो बेसिकली y बाई 8 लिख लेता हूँ इसको। ये दोनों इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। अब ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है। रीजन हमें इवन ये भी चेक करने की जरूरत नहीं है कि किस रीजन में ये हैं ही कंटिन्यूस, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स हैं सारे के सारे, और पॉलिनोमियल्स हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, सारी डोमेन के अंदर कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब ग्रेडियंट वेक्टर इसका जी का फाइंड करना आपने, तो ग्रेडियंट वेक्टर आप फाइंड करेंगे जी का, तो वो आपके पास हो जाएगा 2/9xi प्लस 2/16 या 1/8 yj, ठीक है। अब ये 0 कब होगा, ग्रेडियंट वेक्टर 0 कब होगा, जब x इज इक्वल टू 0 होगा और y इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अब x 0 हो और y 0 हो, तो ये यहाँ पे आप वैल्यूज रख के देखें, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -1 इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट जो है ना इस कर्व को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये g ऑफ एक्स वाई जो कर्व है, जो कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन है आपका, इस फंक्शन के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ये ग्रेडियंट ऑफ g 0 हो, ठीक है। कॉन्स्ट्रेंट फंक्शन के ऊपर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर ग्रेडियंट ऑफ g 0 हो। तो इसका मतलब है लेग्रांज मल्टीप्लायर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर लेग्रांज मल्टीप्लायर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम इसको फिर लेग्रांज मल्टीप्लायर से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप फर्स्ट अप्रोच यूज़ करें या फिर अल्टरनेट अप्रोच, दोनों आपके ऊपर है। लेकिन मैं इसको सिंपल है, दोनों एक जैसी हैं, तो मैं इसको इसका ग्रेडियंट वेक्टर सामने पड़ा हुआ है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या है 4yi प्लस 4xj, ठीक है। अब ये फंक्शन है, दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स मुझे पता चल गए हैं। अब ये दोनों ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होंगे जब एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल होता है, ठीक है। वेक्टर्स हमेशा तभी पैरेलल होते हैं जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अब ये आपने यहाँ पे वैल्यूज इसकी रख दें 4y प्लस 4xi, सॉरी 4yi प्लस 4xj, ठीक है, इक्वल टू 2/9xi लैम्डा टाइम्स ऑफ कोर्स प्लस 1/8yj, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। कोफिशिएंट्स को आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास कुछ सिंपल सी इक्वेशंस आ जाएंगी। 4y इज इक्वल टू 2/9 x टाइम्स लैम्डा बेसिकली, ठीक है। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन से आप करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 4x इक्वल टू 1/8y लैम्डा, ठीक है। इससे लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, इससे लैम्डा की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लैम्डा की वैल्यू है 36, x को मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ, तो 36y ओवर 2x, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 32x ओवर y, ऐसे ही आएगा ना, 32x ओवर y, दैट्स इट, यही आएगा ना। अच्छा, अब ये दोनों लैम्डा की वैल्यूज हैं, दो इक्वेशंस हैं, लैम्डा दोनों की लेफ्ट हैंड साइड पे है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की सेम होती है तो राइट हैंड साइड भी सेम होती है। तो ये 36 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ज़ाहिर है 18 आ जाएगा, ठीक है। तो 18y बाई एक्स इक्वल टू 32x बाई वाई। तो
तो इनको कंपेयर करेंगे आप इक्वेशंस को, तो 18 क्या था, 18y बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये, 32x बाई वाई, 32x बाई वाई, सही है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा 18y स्क्वायर इज इक्वल टू 32x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आप y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, y स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 32/18 x स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से 9 बचेगा, यहाँ से ये 16 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/9 x स्क्वायर, ठीक है। अब ये आपके पास y स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब जाहिर है ये जो भी पॉइंट्स यहाँ से आ रहे हैं ये कांस्टेंट कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए ना इनको, क्योंकि हम कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन फाइंड कर रहे हैं। तो अगर ये कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो ये सोल्यूशन हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो अब कांस्टेंट कर्व आपकी क्या है उसको आप लिख लें, एक्स स्क्वायर ओवर 9 था आई थिंक, आपकी कांस्टेंट कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16, एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस वाई स्क्वायर ओवर 16 -1 इक्वल टू 0 कर लें। तो अब इसमें आप वाई स्क्वायर की जगह ये पुट कर दें तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस 16/9 एक्स स्क्वायर ओवर 16 -1 इक्वल टू 0। ये 16 इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा x, यहाँ से यहाँ लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर 9 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9 -1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आप ऐड कर लें, एलसीएम ले लें, कुछ भी कर लें, 2x स्क्वायर प्लस 9 सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 9 ओवर 9 इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना। ओके, अब इसको अगर ये 0 है तो जाहिर है न्यूमरेटर इसका 0 होना चाहिए, -9 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 9/2, या इसका ये मतलब है कि x मस्ट बी इक्वल टू ±3/√2, ठीक है। ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई। अगर आपके पास ये x की वैल्यूज़ हैं तो अब इनको अगर आप y की इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएंगी, y की वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। x की आपके पास वैल्यू है लेट्स से 3/√2 मैं पहले ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं रखूँगा तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9 इंटू 9/4, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तो इसका मतलब है y आ जाएगा ±2, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स तो आपको ऑलरेडी मिल गए ना। 2 पॉइंट्स कौन से मिल गए आपको, वो पॉइंट्स हैं आपके पास आ जाएंगे 3/√2 और इसके साथ है 2 आई थिंक, और दूसरा पॉइंट है 3/√2 -2, यही पॉइंट्स है ना दोनों। x की वैल्यू 3/√2 है और y की वैल्यू +-2 है। अब x की एक और वैल्यू है ना, x की वैल्यू है -3/√2, इसके लिए देखते हैं क्या पॉइंट्स आते हैं। x की वैल्यू है -3/√2, तो y स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल है, y स्क्वायर है 16/9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 16/9 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये x की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 16/9 इंटू -3/√2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16/9 इंटू 9/4, तो यहाँ से फिर आपके पास वही वैल्यूज़ आ जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर से +-2। तो 2 और पॉइंट्स मिलेंगे, वो पॉइंट हैं -3/√2 और 2, और दूसरा पॉइंट है -3/√2 और -2। तो 4 पॉइंट्स हैं आपके पास जो आपकी कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करते हैं और इनके ऊपर आपके दोनों ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो अब इन चारों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। जस्ट फंक्शन था आपके पास आई थिंक f(x, y) = 4xy। अब इसको वेरीफाई कर लें
ये फंक्शन है आपके पास 4xy, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यू रख दें। पहली वैल्यू आपके पास है f ऑफ 3/√2 2, तो इसको रखेंगे आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 3/√2 इंटू 2, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24/√2, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो आ जाएगी 3/√2 इंटू -2, तो ये आ जाएगी आपके पास, यहाँ -2 आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा, तो ये -24/√2 आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप ये वैल्यू ले लें -3/√2 और 2, तो यहाँ पे सिर्फ एक माइनस साइन का फ़र्क पड़ा है, तो ये भी रहेगा -24/√2। और फाइनली अगर आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 24/√2। तो ये वाली आपकी और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है और ये दोनों मिनिमम, ठीक है। तो ये आपने एक और लैग्रांज मल्टीप्लायर से सिंपल सी एग्जांपल थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन था, उसको हमने मैक्सिमाइज करना था और मिनिमाइज भी किया, हमने दोनों कर दिए। लैग्रांज मल्टीप्लायर से हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम था, ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और प्रॉब्लम छोटा सा हम कर लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एब्सोल्युटली क्लियर हो जाए, इसमें कोई एम्बिग्विटी ना रहे। फिर इसके जो बाकी वर्जन हम करेंगे वो भी हम फिर इसी तरह करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द प्लेन let's say x plus 2y plus z equal to 1, which is closest to the origin, closest to the origin, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, इसको हमने सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है ये पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये हमारे पास प्लेन है, कोई स्पेस में पड़ा हुआ है, x plus 2y plus z equal to 1, जो भी इसकी इक्वेशन है। ये लेट्स से मेरे पास स्पेस है, मैं ये प्लेन एग्जैक्टली प्लॉट नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जस्ट एक मैं आपको समझाने के लिए छोटी सी बात कर रहा हूँ कि इस तरह का कोई प्लेन है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस प्लेन के ऊपर आपने वो पॉइंट बताना है, लेट्स से ये पॉइंट है जो इस ओरिजिन से क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट है मतलब ओरिजिन से जिस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे कम है, सही है। आपने वो पॉइंट बताना है जिस पॉइंट का इस प्लेन के ऊपर वो लाई करता हो और उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो। तो आपने क्या करना है, आप ये करेंगे कि यहाँ पे कोई सा अगर एक पॉइंट लें XYZ, ठीक है, XYZ पॉइंट है और ये ओरिजिन है, तो इस पॉइंट का इस पॉइंट के साथ डिस्टेंस क्या आएगा। अगर मैं इसको एज अ फंक्शन लिखूं तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है XYZ, इसका डिस्टेंस 0 0 0 से क्या आएगा, इसका डिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी ये f of x y z हो जाएगा बेसिकली, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा √x² + y² + z², ठीक है। अब ये मेरे पास फंक्शन है जिसका मैंने मिनिमम या मैक्सिमम फाइंड करना है, ठीक है। तो अब इस फंक्शन के बारे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ या मिनिमाइज कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में आपको थोड़े से प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे जब आप इसके डेरिवेटिव्स वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं लेट्स से f of x y z को ये फंक्शन लिख लूँ x² + y² + z²। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव है ना, सब की सब वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं या ज़ीरो हो सकती हैं। तो जब मेरे पास अल्टीमेटली इसका मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा तो उसका अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा तो ओरिजिनल फंक्शन का भी मैक्सिमम या मिनिमम आ जाएगा ना। तो अब ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी अवॉइड करने के लिए हम ये सेकेंड फंक्शन यूज़ कर लेते हैं और इस फंक्शन को आपने मिनिमाइज करना, ठीक है। मिनिमाइज f of x जो ये फंक्शन है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट
कॉन्स्ट्रेंट, क्या कॉन्स्ट्रेंट है? कॉन्स्ट्रेंट है हमारे पास कि x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारे पास इसके ऊपर फिर कॉन्स्ट्रेंट है। तो एक हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने मिनिमाइज करना है और एक हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट है, ठीक है। अब इस फंक्शन के बारे में ये अच्छी बात ये है, एक अच्छी बात है और एक थोड़ी सी इतनी अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप इसको ऐसे प्रॉब्लम बना के सॉल्व कर सकते हैं जो कि अनकॉन्स्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। अब ये जो कॉन्स्ट्रेंट है आपके पास, इसमें से z की वैल्यू आप फाइंड कर लें, उसको वापस ओरिजिनल फंक्शन में पुट कर दें तो आपके पास 2 वेरिएबल का एक फंक्शन आ जाएगा जिसको आप विदाउट द मेथड ऑफ लैग्रांज मल्टीप्लायर इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके ऊपर लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज़ करना चाह रहे हैं तो हमने अभी तक जो लैग्रांज मल्टीप्लायर का जो मेथड देखा है उसमें क्या था, उसमें ये था कि आपने 2 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके ऊपर एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो। अब ये हमारे पास 3 वेरिएबल का फंक्शन है और इसके ऊपर एक इक्वालिटी कांस्टेंट है। तो अगर इस तरह के हमने फंक्शंस को लैग्रांज मल्टीप्लायर से ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके ऊपर एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो तो उसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कैसे करेंगे। तो मैं इसकी डिटेल में जाता हूँ और फिर इंशाल्लाह इस प्रॉब्लम को हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो ये हमारे पास है लैग्रांज मल्टीप्लायर 2, मैं इसको कह रहा हूँ। ये हमारे पास कांस्टेंट एक्सट्रीमा प्रिंसिपल है फॉर 3 वेरिएबल्स एंड 1 इक्वालिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये लैग्रांज मल्टीप्लायर का सेकंड वर्जन है, बहुत सिमिलर है जो आपका फर्स्ट वर्जन था, ठीक है, बहुत सिमिलर है। इसको अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए थी कि फंक्शन 3 वेरिएबल्स का है। जितनी भी हमने अभी तक ऑप्टिमाइजेशन की है उसमें हम 2 वेरिएबल्स की ही चीज़ें ले रहे हैं, 3 वेरिएबल्स की बात नहीं की। तो इसको 3 वेरिएबल्स को मैंने केस सेपरेट डिस्कस किया, अदरवाइज इसमें और 2 वेरिएबल्स के केस में इतना फ़र्क नहीं है। कंडीशंस वही हैं फिर से, और कंडीशंस ये लैग्रांज मल्टीप्लायर पे ज़रूर होंगी कि आपने 2 फंक्शंस हैं आपके पास f और g, और दोनों 3 वेरिएबल्स के फंक्शन हैं और इनके तीनों फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए। कहाँ पे कंटिन्यूस होने चाहिए? उस रीजन में, उस ओपन सेट में जिसमें g ऑफ x y z ये जो कांस्टेंट कर्व है वो उसमें कंटेन्ड हो, ठीक है। और जो ग्रेडियंट वेक्टर है g का वो 0 नहीं होना चाहिए। अब इस केस में फंक्शन अगर 3 वेरिएबल्स का हो तो आपको पता होगा कि ग्रेडियंट वेक्टर फिर क्या बन जाता है। 3 वेरिएबल्स के केस में ग्रेडियंट वेक्टर होगा gxi प्लस gyj प्लस gzk, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये आपके पास इसका इस केस में ग्रेडियंट वेक्टर होगा, ठीक है। और ग्रेडियंट वेक्टर 0 नहीं होना चाहिए। g का ग्रेडियंट वेक्टर, जो कोई भी कर्व का पॉइंट आप लें g का, कांस्टेंट कर्व का, तो इसके किसी भी पॉइंट के लिए आपका ग्रेडियंट वेक्टर 0 नहीं होना चाहिए। बस ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं। अब हमारे पास अगर ये दोनों कंडीशंस एज यूजुअल जैसे 2 वेरिएबल के केस में थी, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपने इसका कांस्टेंट रिलेटिव एक्सट्रीमा फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका कांस्टेंट रिलेटिव एक्सट्रीमा f का अगर किसी पॉइंट x0, y0, z0 के ऊपर एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट के ऊपर f का और g का ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सी आपके पास इसका क्राइटेरिया है, ठीक है। इसी तरह अगर इसी प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, क्या करना है? वो सारे पॉइंट्स फाइंड कर लें जो इन दोनों ग्रेडियंट वेक्टर्स को सेटिस्फाई करते हैं, जिनके लिए ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, और फिर आपने फाइनली क्या करना है? उनमें से वो पॉइंट्स लेने जो आपकी कांस्टेंट को सेटिस्फाई करते हो। अगर वो पॉइंट आपकी कांस्टेंट के ऊपर नहीं है तो जाहिर है वो फिर आपके लिए इंटरेस्टिंग पॉइंट्स नहीं है। तो इसका भी अल्टरनेट वर्जन आप बना सकते हैं। जाहिर है अगर आपने इसका लैग्रांजियन फंक्शन बनाना है तो वही लैग्रांजियन फंक्शन इसका भी बन जाएगा। अब इस केस में 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू z और विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। तो वो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स जिन पॉइंट्स के ऊपर 0 हो जाएंगे उन पॉइंट्स को आपने फाइंड कर लेना और उसमें रिलेटिव एक्सट्रीमा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसकी कुछ एग्जांपल्स करनी है।
पहली एग्जांपल्स मेरे पास ये है। पहली एग्जांपल में मैं क्या कह रहा हूँ कि आप फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स विद लार्जेस्ट वॉल्यूम इफ द टोटल सरफेस एरिया इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसको आपने सॉल्व करना है। अगर बॉक्स मैंने आपके लिए बना दिया, इसकी डायमेंशन ये लेंथ है, लेट्स से ये विड्थ है, ये हाइट है एक्स वाई जेड। तो अब आपको पता है कि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, x टाइम्स वाई टाइम्स जेड। तो ये फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, ओके। अब आपने ये कह रहे हैं कि सरफेस एरिया जो है ना वो 64 होना चाहिए। सरफेस एरिया अब आपको पता है, सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, और ये 64 के इक्वल होना चाहिए। अब आपके पास एक कॉन्स्ट्रेंट है, एक फंक्शन है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या है, फंक्शन क्या है, आपने मैक्सिमाइज f of x y z is equal to x y z subject to क्या कांस्टेंट है, g of x y z is equal to 2xy plus 2yz plus 2xz minus 64। ठीक है, ये x, तो ये कांस्टेंट है। अब आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एफ का, तो वो हो जाएगा वाई जेड। विद रिस्पेक्ट टू वाई कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा एक्स जेड, और विद रिस्पेक्ट टू जेड कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जी के पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लें। विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा 2y प्लस 2z। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो वो हो जाएगा 2x प्लस 2z। ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो वो हो जाएगा, क्या होगा वो हो जाएगा 2y प्लस 2x। अब ये तीनों पार्शियल डेरिवेटिव्स हो गए। अब आपने ये देख लें कि ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। अब आप इसमें ग्रेडियंट वेक्टर इसका अगर फाइंड करेंगे तो ग्रेडियंट वेक्टर नेबुला जी क्या आ जाएगा, नेबुला जी आएगा 2y प्लस 2zi प्लस 2x प्लस 2zj प्लस 2y प्लस 2xk। ये इसका ग्रेडियंट वेक्टर है। अब ये जीरो कब होगा, ये आप जल्दी से चेक कर लें। ये जीरो होगा जब 2y प्लस 2z इक्वल टू ज़ीरो हो, और इसी तरह 2x प्लस 2z इक्वल टू ज़ीरो हो, और इसी तरह 2y प्लस 2x इक्वल टू ज़ीरो। अभी लास्ट इक्वेशन को देख लें तो यहाँ से आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, लास्ट इक्वेशन से यही मिलेगा ना, x इक्वल टू माइनस वाई। और ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से अगर आपको इन दोनों को यहाँ पे मैं रखूँ, इन दोनों इक्वेशंस को 2x प्लस 2z इक्वल टू ज़ीरो, इसको अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपको मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, अब 2y इक्वल टू 2x है, x माइनस वाई के इक्वल है, यहाँ पुट कर दें तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, आपको मिल जाएगा 4y इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है y इक्वल टू ज़ीरो। y ज़ीरो है तो इसका मतलब है x भी ज़ीरो है, x ज़ीरो इसमें से पुट करेंगे तो z भी ज़ीरो हो जाएगा। तो वो पॉइंट जिसके ऊपर ये कांस्टेंट कर्व ज़ीरो आ रही है, सॉरी लेग्रांज मल्टी, इसका जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो ज़ीरो आ रहा है, वो है पॉइंट ओरिजिन पे, x इक्वल टू ज़ीरो, y इक्वल टू ज़ीरो, z इक्वल। अब यहाँ पे इसको पुट करें, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगी, और ये भी फाइनली ज़ीरो हो जाएगी, और बाकी 64 बचेगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा, अगर ये पॉइंट इस कर्व के अंदर आप पुट करेंगे, यहाँ से आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू 64। तो ये तो ज़ाहिर है ट्रू नहीं है ना। तो ये वाला पॉइंट x y z इक्वल टू 0 इस कर्व, कांस्टेंट कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा। तो ये जो ग्रेडियंट वेक्टर है, ये कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है कांस्टेंट कर्व के ऊपर जिसके लिए ये 0 हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट वेक्टर जो है g का, ग्रेडियंट ऑफ g इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये सिंपल हमारे पास कंडीशन थी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं लेग्रांज मल्टीप्लायर की। अब ये दोनों कंडीशन हमने चेक कर ली। अब इसका जो हमारे पास ग्रेडियंट वेक्टर है f का, वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा
y टाइम्स जेड आई प्लस x टाइम्स जेड जे प्लस x टाइम्स y k। ठीक, ये दोनों ग्रेडियंट वेक्टर्स आ गए। अब आपके पास कौन से पॉइंट्स के ऊपर रिलेटिव एक्सट्रीमा हो सकता है, या अगर f का किसी पॉइंट के ऊपर रिलेटिव एक्सट्रीमा होगा तो उस पॉइंट के ऊपर जो f का ग्रेडियंट वेक्टर है और g का ग्रेडियंट वेक्टर है दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो अब इसको देख लें कौन से पॉइंट्स के ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं। तो आपने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए नेबुला f इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स नेबुला g। तो नेबुला f आप लिख लें, वो है yzi प्लस xzj, yzi प्लस xzj प्लस xyk। ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स लैम्डा टाइम किसके इक्वल है, 2y प्लस 2z 2x प्लस 2z। ठीक है, 2y प्लस 2z i प्लस 2x प्लस 2z j प्लस 2x प्लस 2y k। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब ये दोनों पैरेलल हैं तो दो वेक्टर्स हैं, इक्वल होंगे जब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इक्वल होंगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा बेसिकली वाई जेड शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2y प्लस 2z। ठीक है, और फिर आपको मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू सॉरी x टाइम्स z इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 2z। ठीक है, और फिर एंड में आपको मिलेगा x टाइम्स y इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 2y। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशंस आपके पास आ गई। अभी इन तीन इक्वेशंस से आप लैम्डा की वैल्यू लेट्स से फाइंड कर लें। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगी yz ओवर 2y प्लस 2z। ठीक है, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे हो जाएगी xz ओवर 2x प्लस 2z। ठीक है, और इसी तरह लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ से तो हो जाएगी xy ओवर 2x प्लस 2y। ओके, अब आप यहाँ से थोड़ी सी इक्वेट करेंगे चीज़ों को तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लें। यहाँ से आ जाएगा yz ओवर 2y प्लस 2z इक्वल्स टू xz ओवर 2x प्लस 2z। ठीक है, ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करने से जो इक्वेशन बन रही है वो आप बना लें। थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारी लेंथी हो गई लेकिन चलें कोई बात नहीं। अब यहाँ से आ जाएगा yz इंटू 2x प्लस 2z। ठीक है, इज इक्वल टू xz इंटू 2y प्लस 2z। ठीक है, इसको मैं करता हूँ थोड़ी सी, हो सकता है मैं आपके लिए छोड़ दूँ। 2xyz प्लस 2 इंटू y टाइम्स z स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू xyz प्लस 2 इंटू xz स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें दोनों साइडों से कैंसिल हो जाएंगी तो आपको यहाँ से मिलेगा बेसिकली 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल रहा है z स्क्वायर अगर मैं दोनों साइडों से कैंसिल कर लूँ इसका मतलब y इज इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा, अब ये y इज इक्वल टू x आ गया मेरे पास। इसके अलावा मैंने अब इन दोनों का आपस में रिलेशन भी है, ये दोनों इक्वेशंस इक्वेट कर सकता हूँ आपस में। तो इन दोनों को इक्वेट करूँगा तो मेरे पास बेसिकली आएगा xz इंटू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू xy इंटू 2x प्लस 2z। ठीक है, और इसको अब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगी बेसिकली आ जाएगा 2x स्क्वायर z प्लस 2xyz इज इक्वल टू 2x स्क्वायर y 2x स्क्वायर y प्लस 2xyz। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से आपको मिलेगा
x इज इक्वल टू z, सॉरी y इज इक्वल टू z। ठीक है, अब x जो है y के इक्वल है, y z के इक्वल है, तो इसका मतलब है आपके पास जो टोटल चीज़ बच रही है वो है x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z। x y z तीनों इक्वल हैं। ठीक है, तो अब ये तीनों आप अगर कॉन्स्ट्रेंट कर्व में पुट करेंगे, देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनके लिए x y और z तीनों इक्वल हों और वो कॉन्स्ट्रेंट कर्व को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। अब आपकी कॉन्स्ट्रेंट कर्व क्या है? आपकी कॉन्स्ट्रेंट कर्व है 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ठीक है, -64 इक्वल टू 0। ओके, सो आपकी कॉन्स्ट्रेंट कर्व मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉन्स्ट्रेंट कर्व है 2xy प्लस 2yz लिख लें पहले, प्लस 2xy -64 इक्वल टू 0। और आपकी कंडीशन ये आई है कि x मस्ट बी इक्वल टू y मस्ट बी इक्वल टू z। ठीक है, तो आप इसको पुट कर लें, x को भी इक्वल टू z पुट कर दें और y को भी इक्वल टू z पुट कर दें इस इक्वेशन में। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 64। ये आ जाएगा 6z स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है, z स्क्वायर आ जाएगा 64 ओवर 6। ठीक है, तो इसमें अगर कोई कैंसिलेशन होती है तो वो कर लें आप। यहाँ पे आ जाएगा ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 32 ओवर 3। ठीक है, तो z आपके पास फिर क्या आ जाएगा? z आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 ओवर 3। ठीक है, तो ये जो भी इसकी वैल्यू आ रही है। ओके, तो यहाँ से मैं शायद ये कर सकता हूँ, ये आ जाएगा प्लस माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट 2/3। तो इस तरह की वैल्यू मैं इसमें से लिख सकता हूँ। और अगर z की ये वैल्यू है तो y की भी यही वैल्यू होगी और x की भी यही वैल्यू होगी। तो बेसिकली आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं। दो पॉइंट्स क्या आ रहे हैं? x की वैल्यू आप ले लें 4 इंटू 2/√3, या आप वापस उसी तरह लिखना चाहें, इतना अच्छा नहीं लग रहा है, 32/3 कॉमा स्क्वायर रूट 32/3। ओके, और दूसरा पॉइंट आपके पास आ रहा है माइनस स्क्वायर रूट 32/3 माइनस स्क्वायर रूट 32/3 और फिर माइनस स्क्वायर रूट 32/3। ठीक है, अब इसके लिए आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि कौन सा मैक्सिमम पॉइंट है, कौन सा मिनिमम पॉइंट है। तो आपके पास फंक्शन था f(x,y,z), तो वो है आपके पास x टाइम्स y टाइम्स z। ठीक है, इसको वैल्यू को यहाँ रखें, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू पहले फाइंड कर लें। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 32/3 इंटू स्क्वायर रूट 32/3 और फिर इंटू स्क्वायर रूट 32/3। ठीक है, तो ये बेसिकली हो जाएगा 32/9 इंटू इंटू स्क्वायर रूट 32/3। ठीक है, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, दूसरे के लिए आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास पॉजिटिव में ये वैल्यू है, ये आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा? जब x y z की डायमेंशन सेम होगी। बेसिकली जो आपने बॉक्स बनाया वो क्यूब होगा और क्यूब होने के साथ साथ उसकी आपको तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो भी आपको पता चल गई है कि आपके पास ये लेंथ हो स्क्वायर रूट 32/3 जो है उसकी डायमेंशन हो, लेंथ भी, विड्थ भी, हाइट भी। तो उसके लिए आपके पास जो बॉक्स बनेगा उसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ज़ाहिर है उसका सरफेस एरिया फिर 64 ही होगा। सही है, तो अब ये आपके पास बेसिकली आ गया इसका मैक्सिमम जो हमने फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर लिया। और कॉन्स्टेंट हमारे पास एक 3 वेरिएबल का फंक्शन था और उसके ऊपर 1 इक्वालिटी कॉन्स्टेंट थी, तो हमने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉब्लम मैंने अभी आज लिखा था और हमने कहा था कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे। वो प्रॉब्लम ये था कि आपने ये वाला फंक्शन था f(x, y, z) इज इक्वल टू x² + y² + z²।
इसको मिनिमाइज करना था आपने, ठीक है। और कांस्टेंट थी आपकी सब्जेक्ट टू, कांस्टेंट थी g ऑफ x y z इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस z माइनस 1, ठीक है। ये आपके पास इसकी कांस्टेंट थी। अब इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं, इसी तरह करेंगे बिल्कुल जैसे अभी किया। पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने हैं सबसे पहले, तो इसका ये 2x आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2y आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू z जो है वो 2z आ जाएगा, और g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा 1, और g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 2, और g का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगा 1। अब इन सब पार्शियल डेरिवेटिव्स को देख लें आप, ये सब कंटिन्यूस है, ठीक है, कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। और ये इसका ग्रेडियंट वेक्टर अगर आप बना लें g का, तो वो आ जाएगा i प्लस 2j प्लस k, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रेडियंट वेक्टर आ गया। अब ये कभी भी ज़ीरो नहीं है, ग्रेडियंट वेक्टर किसी भी पॉइंट के लिए ज़ीरो नहीं है, तो इस कांस्टेंट कर्व के लिए भी ये ज़ीरो नहीं है, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशंस थी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर हमने क्या करना होता है, इन दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ f क्या है, 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk, और g का ये लिखा हुआ है। अब हमने वो सारे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जिनके लिए दोनों ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब है हमने ये फाइंड करना है कि 2xi प्लस 2yj प्लस 2zk ये कब इक्वल होगा लैम्डा टाइम्स i प्लस 2j प्लस k के, ठीक है। ये हमने फाइंड करना है। ये हम फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा बेसिकली कि 2x इज इक्वल टू लैम्डा, 2y इज इक्वल टू 2 लैम्डा, और 2z इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ से आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये लैम्डा है, लैम्डा इज इक्वल टू y है, ठीक है। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू z है, इसको यहाँ पुट करेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा 2x इज इक्वल टू y आ जाएगा। तो इसका मतलब है बेसिकली y इज इक्वल टू 2x आप यहाँ लिख लें। यहाँ पे अगर आप रखेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 2z इज इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2z है और y इज इक्वल टू 2x है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2x इज इक्वल टू 2z है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू z है, ठीक है। x इज इक्वल टू z है और x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू z है, y इज इक्वल टू 2z है, और फिर इसी तरह यहाँ से अगर आप निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू बेसिकली 1/2y है, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गए सारे। अब ये आपने देखना है कि ये रिलेशन कांस्टेंट कर्व को सेटिस्फाई करते हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जिनके लिए ये कांस्टेंट कर्व को सेटिस्फाई करते हैं। तो कांस्टेंट कर्व आपके पास है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 1, ठीक है। कांस्टेंट कर्व है x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1, और अभी आपने ये देखा है कि आपके पास रिलेशन है x इज इक्वल टू z है या z इज इक्वल टू x पुट कर लें, और y का x के साथ क्या रिलेशन है, y का x से रिलेशन है जी y इज इक्वल टू 2x है, या x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है। ये आप पुट कर दें इसमें, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस 2 इंटू 2x प्लस z भी x है तो ये x हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ से आपको मिलेगा 4x प्लस 2 6x इक्वल टू 1, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, x 1/6 हो जाएगा। और फिर y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2/6, और फिर z भी आ जाएगा, z भी 1/6 हो जाएगा। अब ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और ये मिनिमम वैल्यू है क्या, ये मिनिमम वैल्यू है f ऑफ x y z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे पुट करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/6 का स्क्वायर 1/36 प्लस 4/36 प्लस 1/36, तो ये हो जाएगा 6/36 या ये 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने वो पॉइंट फाइंड करना था प्लेन के ऊपर जिसके लिए ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम हो।
तो ये वो पॉइंट है जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम है, ठीक है। तो इस प्लेन के ऊपर ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू 2/6, z इज इक्वल टू 1/6। ये वो पॉइंट है जो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है, ठीक है। इससे कम डिस्टेंस वाला जो है ओरिजिन से इससे कम डिस्टेंस वाला और कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना था, ये इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल हम जल्दी से देख सकते हैं। ये एग्जांपल भी हमने एक बार डिस्कस की हुई है पहले, तो इस एग्जांपल को भी हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसके ऊपर लिड नहीं है और उसका 12 मीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड से आपने उसको बनाना है और आपने उसको वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो इसी तरह का प्रॉब्लम आज हमने एक और भी किया है। तो बेसिकली ये फंक्शन है f of x y z इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। x उसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है। तो अगर आपने बॉक्स लास्ट टाइम मैंने आपको बनाया था, बना के दिखाया, इसकी टॉप नहीं है ना, तो इसका जो सरफेस एरिया है ना वो हो जाएगा एक्स वाई प्लस 2 लेट्स से एक्स जेड प्लस 2 वाई जेड इक्वल्स टू 12, ठीक है। ओके, सो अब इसको आपने मैक्सिमाइज करना है इस फंक्शन को अब, और ये आपकी कांस्टेंट है। तो अब एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस के ऊपर जिस तरह मैंने अभी आज का एक और प्रॉब्लम किया है, सिर्फ यहाँ पे ये 2 मिसिंग है और यहाँ पे ये 12 है स्केलर जो आपने यूज़ करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है, ठीक है। तो इसको आप होपफुली कर लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या करना है। ये इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले वो हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई जो है वो एक्स जेड हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू जेड जो है वो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने कैलकुलेट करने हैं। इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, वाई आएगा और फिर प्लस 2 जेड आ जाएगा, ठीक है। -12 होगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई ये हो जाएगा x प्लस 2z, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू z अगर आप कैलकुलेट करेंगे हो जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। अब ये देख लें, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं ये सब कंटिन्यूस हैं, कोई इशू नहीं है, सब पॉलिनोमियल्स हैं, कंटिन्यूस हैं। अब ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव्स अगर कंटिन्यूस हैं तो आपने फाइनली ये नेबुला जी बनाना था। इसको चेक करना है ये 0 तो नहीं है कहीं। y प्लस 2z i प्लस x प्लस 2z j प्लस 2x प्लस 2y k, ठीक है। तो ये आपने इसको देखना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ उस पॉइंट के ऊपर 0 हो सकता है जिसके ऊपर x y z तीनों 0 होंगे। ये भी तीनों 0 होंगे तो आप इसको वैल्यू को यहाँ कॉन्स्ट्रेंट में पुट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती है, ठीक है। तो फिर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर नेबुला जी 0 है, तो फिर आपने दोनों कंडीशंस लैग्रांज मल्टीप्लायर की चेक कर ली। अब आप क्या करेंगे, वो सारे पॉइंट्स फाइंड करेंगे जिसके लिए इन दोनों के एफ के और जी का ग्रेडियंट वेक्टर पैरेलल है और फिर उन पॉइंट्स को कांस्टेंट में पुट करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कांस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो कांस्टेंट को सेटिस्फाई करने वाले वो पॉइंट्स जिनके लिए दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हैं वो आपने ले लेने हैं और उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू एवेल्यूएट करनी है। जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो मैक्सिमा हो जाएगा और जिसके ऊपर मिनिमम मिल रही है वो मिनिमा हो जाएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ मैक्सिमा फाइंड करना है इसका, ठीक। ओके, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे क्लोज करते हैं और मैं आपके लिए समरी थोड़ी सी इसकी दे देता हूँ। फिर इंशाल्लाह हम इसके बाकी जो लैग्रांज मल्टीप्लायर्स के वर्जन हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में होपफुली हम लैग्रांज मल्टीप्लायर का ये जो टॉपिक है इसको क्लोज कर देंगे, ठीक। तो अब इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। तो समरी इसकी मैं आपके लिए करता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको क्लोज करता हूँ। राइट, सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, आज के लेक्चर में हमने लैग्रांज मल्टीप्लायर का जो फर्स्ट वर्जन था कि आपके पास 2 वेरिएबल का एक फंक्शन हो, उसके ऊपर 1 इक्वालिटी कांस्टेंट हो, उसको हमने रिवाइज किया कि उसमें हम कैसे करते हैं फंक्शन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे करते हैं। तो आपके पास एक फंक्शन होता है और एक कांस्टेंट होती है। 2 कंडीशंस हैं लैग्रांज मल्टीप्लायर की कि दोनों f और g के सब फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हों और किस में वो रीजन जिसके अंदर आपकी ओपन रीजन जिसके अंदर कांस्टेंट कर्व कंटेन्ड हो, ठीक है। और फिर आपने दूसरी चीज़ ये चेक करनी होती है
कि जी का जो ग्रेडियंट वेक्टर है वो ज़ीरो ना हो, ठीक है। जब इस तरह की चीज़ हमारे पास आ जाए फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेग्रांज मल्टीप्लायर बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो लेग्रांज मल्टीप्लायर अप्लाई कैसे करते हैं, सिंपल है, इतना मुश्किल मेथड नहीं है। आपने क्या करना है, अगर f का रिलेटिव एक्सट्रीमा मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा तो वो उन पॉइंट्स के ऊपर होगा जिसके ऊपर दोनों के ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो आपने वो सारे पॉइंट्स फाइंड कर लेने हैं जिनके ऊपर नेबुला f और नेबुला g आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो सारे पॉइंट्स आप फाइंड कर लेंगे। अब वो सारे पॉइंट्स आपको चाहिए जिनके ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल भी हैं लेकिन उनको कांस्टेंट को भी सेटिस्फाई करना चाहिए ना। अगर वो कांस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आप अनकॉन्स्टेंट ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आपने कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन नहीं की। तो आपके जो भी पॉइंट्स आपके आ रहे हैं वो सब आपकी जो कांस्टेंट है उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक ही कांस्टेंट होती है हमारे पास, तो फिर हम इस तरह उसका मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये आता है कि अगर 3 वेरिएबल का फंक्शन हो और उसके ऊपर एक इक्वालिटी कांस्टेंट हो, एग्जैक्टली द सेम थिंग है कि आपने इसी तरह जिस तरह हम पहले करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस होने चाहिए और ग्रेडियंट वेक्टर जो g का है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये हो तो फिर अब हमारे पास 3 पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे ग्रेडियंट वेक्टर में। तो ग्रेडियंट वेक्टर दोबारा पैरेलल होने चाहिए। तो अगर ग्रेडियंट वेक्टर पैरेलल हैं तो वो सारे पॉइंट्स फाइंड करें और फिर उन सब पॉइंट्स को आपने कांस्टेंट कर्व में भी पुट करना है ताकि कांस्टेंट कर्व सेटिस्फाई हो रही हो। अगर कांस्टेंट कर्व किसी पॉइंट के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रही हो तो उस पॉइंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे भले उसके ऊपर ग्रेडियंट वेक्टर्स पैरेलल हों, क्योंकि हमें कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन करनी है, कांस्टेंट एक्सट्रीमा फाइंड करना है, कांस्टेंट मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करना है। तो उसके लिए वो जो पॉइंट्स आप ले रहे हैं उनको कांस्टेंट को सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है। फिर हमने इन दोनों की दो तीन एग्जांपल्स देखी हैं। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ दिया है, वो भी आप कर लीजिएगा। तो होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लेग्रांज मल्टीप्लायर के ऊपर अगर एक से ज़्यादा कांस्टेंट हो तो फिर कैसे करते हैं। अगर वेरिएबल लेट्स से 2 वेरिएबल का फंक्शन हो या 3 वेरिएबल का फंक्शन हो लेकिन कांस्टेंट एक से ज़्यादा हो जाए फिर हम क्या करेंगे। और इसी तरह अगर अब इक्वालिटी की कांस्टेंट अभी तक हम सारी देख रहे हैं, तो अगर कांस्टेंट इनइक्वालिटी हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। ये दोनों चीज़ें होपफुली हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी कर लेंगे। तो होपफुली आज की लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई एम्बिग्विटी कोई क्वेश्चंस होंगे तो होपफुली आप नोट्स वगैरह देखेंगे, लेक्चर्स को दोबारा सुनेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेग्रांज मल्टीप्लायर से ही आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। होपफुली नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। Thank you and hopefully I'll see you again in the next lecture. Thank you very much.